हाय ऑल, जो आपकी बुक है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसका सेकंड चैप्टर अब हम करने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो कोई भी देश की जो इकोनॉमी होती है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड होती है, प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। लेकिन अब 2 पॉइंट टर्म्स और ला दी गई है, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी एंड क्यूनरी सेक्टर्स। क्यूनरी सेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, बेसिकली 3 में होती है। ये जो दोनों सेक्टर है, ये थर्ड सेक्टर का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको आगे उसी की सब कैटेगरीज हैं ये। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? वो सेक्टर जो एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है, ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा होता है, जिसका डायरेक्ट यूज जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू होता है। जैसे कि एग्जांपल है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स एट्सेट्रा, ये सब हमें नेचर से मिलता है, ठीक है। कोई भी जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी तब कहलाएगी जब एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% होगा, ठीक है। जो नेशनल इनकम होती है, जो जीडीपी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर एग्रीकल्चर का होता है 50% या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो उसको हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहेंगे। सेकेंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली क्या करता है? रॉ मटेरियल्स को क्या करता है? रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करता है और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो रॉ मटेरियल आता है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो इसको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, ये उसको प्रोसेस करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है। जो वो गुड्स जो कि कंज्यूमर्स यूज करते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, जिसका उपभोग करते हैं, उसको हम वो जो करता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका दे रखा है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, जो भी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कब कहलाएगी? जब सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% या उससे ज़्यादा का हो जीडीपी में, ठीक है। अब देखो, एक बहुत ही बेसिक सा नोशन है, बहुत ही बेसिक सा आइडिया है, पूरी दुनिया में अपनाते हैं कि जिस इकोनॉमी का भी सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप है, वो देश की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ करेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जो होता है वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिशन करता है। जैसे 2 रुपये के आटे की अगर आप ब्रेड बनाओगे तो वो 25 रुपये में बिकती है, ठीक है। 2 रुपये की या 1 रुपये की इंक है, उसको आप 10 रुपये के पेन में, तो वैल्यू एडिशन ये बहुत ज़्यादा करता है। तो जिस देश का भी सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, वो देश की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डेवलप कहलाई जाएगी। सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। टर्शियरी सेक्टर बेसिकली सर्विसेज सेक्टर है। ये क्या करता है? ये इन दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दोनों को ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो टर्शियरी सेक्टर होता है, ठीक है। और वो जिस देश की भी इकोनॉमी 50% या 50% से ज़्यादा जिस देश की इकोनॉमी में इनकम इसकी होती है, उसको हम टर्शियरी बेस्ड जो इकोनॉमी है वो कहेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्वार्टरनरी और क्वीनरी जो सेक्टर्स हैं, वो इसी के सब सेक्टर्स हैं। अभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। क्वार्टरनरी सेक्टर जो होता है वो नॉलेज सेक्टर होता है, ठीक है, नॉलेज सेक्टर। जैसे कि टीचिंग है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, इसके अंदर नॉलेज लगती है। तो जो भी जिस सेक्टर में इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो होते हैं वो पूरे के पूरे क्वार्टरनरी सेक्टर में आएंगे। एलिमेंट्री स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स वगैरह, जहाँ पे भी नॉलेज लगती है उस सेक्टर को हम क्वार्टरनरी सेक्टर कहेंगे, या वो जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। इसको नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। अब है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर क्या होता है? होते तो इसमें भी इंटेलेक्ट लोग ही है, लेकिन ये ब्रेन होते हैं किसी भी इकोनॉमी का, ब्रेन होते हैं। जैसे कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जैसे आरबीआई का गवर्नर है, ठीक है, कितने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। मतलब ये देश की इकोनॉमी के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। इस कैटेगरी में बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, जो देश की इकोनॉमी के लिए जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, रिसर्च साइंटिस्ट हैं, फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर्स हैं, अदर्स। मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग होते हैं और जो बड़े बड़े पब्लिक के लिए डिसीजंस लेते हैं, वो सारे के सारे लोग इसी कैटेगरी में आएंगे।
अब जो सेक्टर्स हैं इनके बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती है, ठीक है, और इसमें तो बैंकिंग और सर्विसेज जो होते हैं वो आते हैं। ये एग्रीकल्चर सेक्टर या इससे एसोसिएटेड सर्विसेज देता है, ये इंडस्ट्रियल होता है और ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये सर्विस सेक्टर कहलाता है। ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है इस सेक्टर को। ये क्या करता है, इसकी रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करते हैं, इसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोनों को, प्राइमरी को भी सेकेंडरी को भी। अनऑर्गेनाइज्ड होता है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है अनऑर्गेनाइज्ड होता है और ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और ये पुराने मेथड्स यूज करता है, जैसे खेती बाड़ी जब लोग करते हैं ना तो पुराने जो इक्विपमेंट्स हैं, पुराने जो तरीके हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और ये सबसे एफिशिएंट तरीका यूज करता है, मतलब कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके ऐसी चीज़ें यूज करता है। और ये तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है ही है और ये बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर की ही बात करें, ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन कितनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये हमेशा जो नई नई टेक्निक्स है या जो नए नए लॉजिस्टिक्स है उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। जितनी भी डेवलपिंग, ये ध्यान रखना, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती है वो मैक्सिमम प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट होती है और उसकी जो वर्कफोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और जैसे अपना देश है इंडिया, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे देश की भी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है। इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेट जो होती है इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड होती है। जितनी ही डिमांड है उतनी ही सप्लाई भी है, ठीक है, उतनी ही सप्लाई भी, ना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है और ना ही कम एम्प्लॉयमेंट है। और इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा है। देखो सिंपल सी बात, अपना देश डेवलप्ड नहीं है, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, काफ़ी लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं, लेकिन मानसून पे डिपेंडेंट है, तो मानसून की वजह से उनको पूरे साल भर काम मिलता नहीं है, तो बचा कौन सा है, टर्शरी सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे मिलता है। इसमें शिफ्ट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट अभी भी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन टर्शरी सेक्टर की तरफ रुझान जो है लोगों का ज़्यादा होता जा रहा है। इससे अपने ये जो है जीडीपी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा बहुत बुरी कंडीशन में था, उसको बूस्ट देने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए बहुत सारे जो रिवॉल्यूशन थे वो इंडिया में लाए गए और उनके जो नाम है वो यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन है, आपने आप सबने ग्रीन रिवॉल्यूशन तो आप सबने पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। ये MS स्वामीनाथन द्वारा लाया गया था और ये 66 से 78 के बीच में। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये सारा याद करना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। वाइट रिवॉल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड किससे है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स से। इस रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा जो इंडिया है आज वर्ल्ड में टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। वर्गीस कुरियन द्वारा किया गया था 1970 से 96 तक किया। येलो रिवॉल्यूशन फॉर ऑयल एंड सीड्स, ब्लू रिवॉल्यूशन फॉर फिश एंड एक्वा, गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर। गोल्डन फाइबर ये जूट के लिए था, सिल्वर जो था एग्स के लिए था। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, देखो सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स के लिए, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है कॉटन के लिए है। पिंक रिवॉल्यूशन जो था फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन वगैरह से, प्रॉन्स और ऑनियन के लिए था। ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है लेदर, कोको, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, नॉन कन्वेंशनल मतलब कि कन्वेंशनल एनर्जी क्या होगी, धूप, ये जो सन है ना, सूरज की जो रोशनी है वो कन्वेंशनल हो गई। नॉन कन्वेंशनल जो हम बना रहे हैं। रेड रिवॉल्यूशन मीट और टोमेटो के लिए, ग्रे फर्टिलाइजर्स के लिए। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है जो भी एग्रीकल्चर है उसका ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़े। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम के लिए। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के लिए। एंड प्रोटीन रिवॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर की हायर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये अलग अलग नाम है जिन लोगों ने इसके लिए किया और ये जो ईयर्स दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये याद करना चाहिए। इससे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी चीज़ किससे रिगार्डिंग है, या ईयर पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर। अब ये जो अलग अलग सेक्टर्स है उसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है 18% का है जीडीपी में, ठीक है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है 55% से भी ज़्यादा है। और जो सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 27% है, ठीक है। तो 14% कमिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो 14% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है, ठीक है।
1950 से लेके 2021-22 तक का जो डेटा दे रखा है उसमें जो इनकी कंट्रीब्यूशन है उसकी बात की जा रही है। तो सब जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो हमने अभी पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इंडस्ट्री का कम था, सर्विसेज का ठीक था। फिर धीरे 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 हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर तो पूरा गिरता गया है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है स्लो स्पीड्स पे, ठीक है। और जो सर्विसेज सेक्टर था ये 33% था, आज जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 52.8% हो गया। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी में दे रखा है तो वो सर्विस सेक्टर का है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को डिटेल में। एग्रीकल्चर जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट सेक्टर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट सेक्टर भी है अपने इंडिया का। देखो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका कम है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा यही देता है। एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को जो रोजगार देता है वो सबसे ज़्यादा यही देता है, इसीलिए हमारे देश का ये सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। और प्राइवेट सेक्टर भी है, ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसके अंदर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो 90% जो लेबर है वो इस सेक्टर में आती है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज मतलब कि जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं है। एग्रीकल्चर की जो शेयर है वो इकोनॉमी में जो अपनी इनकम है उसके अंदर गिरता जा रहा है, इंडस्ट्री और सर्विसेज का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर में अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि नई नई जो टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, इरिगेशन इनपुट वगैरह ये जो चीज़ें हैं अच्छी हुई है, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी इम्प्रूव कर रहा है। ये दे रखा है डेटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2020 से 21, ठीक है। और ये किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसमें दे रखा है कि एग्रीकल्चर का क्या रोल रहा है। तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की देखा जाए तो ये बहुत ही वाइटल रोल रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। 54.6% जो टोटल वर्कफोर्स है, मतलब जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है जो हमारे देश में जो लोग हैं वो 54.6% इस सेक्टर में इंगेज्ड है। अभी भी उनको जो रोजगार है वो इसी से मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो उसमें से 17.8% जो है इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब इनकम की बात करें तो उसमें 17.8% का ही कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है। अच्छा, सरकार ने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिसमें है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2016 में दी गई थी। इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग अलग तरीके से जो बेनिफिट हैं वो दिए जाते हैं। उसके अलावा FPOs खोले गए थे, फार्मर्स फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ 10,000 FPOs, फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है यहाँ पे। ये क्या करते हैं कि जो फार्मर्स है मिलकर कुछ ना कुछ एक ग्रुप बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, और वो समूह को जो सरकार है बहुत सारा फायदा देती है। देखो कैसे वर्क करता है कि 10-15 जो फार्मर्स है वो इकट्ठे हो गए। अब ये सारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, इन्होंने बहुत ज़्यादा खेती नहीं की है। तो अब ये अपना जो सामान है वो अगर कहीं दूसरे मार्केट में ले जाके बेचना है तो एक एक जना जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ग्रुप में इकट्ठा होता है और ये सारा सामान जो ग्रुप में बेचते हैं, ठीक है। इनको सरकार भी बहुत सारा फायदा देती है, ठीक है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया गया है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं या ऐसी जो फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि अगर हम टमाटर की बात करें, है ना, टमाटर सड़ जाता है, ठीक है। तो अब अगर टमाटर के लिए हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, ऐसे फ्रिज बना सकते हैं जिसके अंदर टमाटर कई महीनों तक टिके रह सकें। तो इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का फंड बना रखा है, जो फंड प्रोवाइड किया जाता है जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो, ठीक है। लैंड यूज स्ट्रेटेजी की बात करें, मतलब हमारे देश की जो लैंड है, मतलब जो पूरी ज़मीन है वो है 3,28,000 और 70 समथिंग जो हेक्टेयर्स में अपनी जो लैंड है वो बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें जो 139.4 मिलियन हेक्टेयर जो है इसमें बीज बोए गए हैं, ठीक है। और 200.2 मिलियन हेक्टेयर जो है क्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, मतलब इसके अंदर क्रॉप उगी है, मतलब खेती हुई है इसके अंदर। और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 143.6%। मतलब कि अगर 100% अगर इसमें खेती की जा सकती है, लेकिन कुछ जो इक्विपमेंट्स है या कुछ तरीके यूज़ करके इसके अंदर 43% की और ज़्यादा खेती की जाती है। जो सोन एरिया है वो 42.4% है नेट जोग्राफिकल एरिया का, मतलब ये जो पूरी लैंड है इसका 42% जो है वो खेती में यूज़ किया जा रहा है।
और इसमें जो इरीगेटेड लैंड है वो बहुत कम है, 68.6 मिलियन हेक्टेयर्स ही है। इरीगेशन की बहुत प्रॉब्लम है, मैं बता चुकी हूँ पहले भी। हमारे जो देश का जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और मानसून आएगा तो खेती अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इरीगेशन एक ऑप्शन बच जाता है, और इरीगेशन भी सारे एरिया को नहीं मिल रहा है, सिर्फ इतने से एरिया जो है इसको इरीगेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। एग्रीकल्चर की ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो ये 17.8% है इंडिया के GVA का, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। और अभी 2015 में 17.7 था, वो बढ़ के 17.8% हुआ है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है। ये इकोनॉमी को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होता है। अच्छा, इंडस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है रिपल इफेक्ट, ठीक है। इंडस्ट्री क्या करता है, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है उसके लिए डिमांड जनरेट करता है। अगर इंडस्ट्री नहीं होगा तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की डिमांड नहीं होगी, बहुत ही कम प्रोडक्शन हो सकेगा ना। जैसे टी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो टी का प्रोडक्शन यहाँ पे तब होगा ना जब इंडस्ट्रीज को डिमांड करेगी, है ना। तो वही चीज़ है। तो इंडस्ट्री क्या करती है, एक ऐसी डिमांड बनाती है और वो डिमांड जनरेट होती जाती है, मतलब ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, एक लूप में चलती रहती है, उसको कहते हैं रिपल इफेक्ट, ठीक है। तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको हम 4 सेक्टर में डिवाइड करेंगे, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है, फिर है मैन्युफैक्चरिंग, पावर गैस वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। 4 कैटेगरीज में है, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग, पावर गैस वाटर सप्लाई ये, और फिर कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 18% जो GVA है देता है, फिर है कंस्ट्रक्शन वाला जो है 8% देता है, माइनिंग एंड क्वायरिंग वाला जो है 3% और 2% देता है। मतलब जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री जो देता है उसमें इनका ये कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं जो इंडियन इंडस्ट्री जो है इसका अलग अलग फेज रहे हैं। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके अलग अलग फेज रहे हैं। फर्स्ट फेज है 1951 से 1965 का, यहाँ पे इंडस्ट्री फॉर्म हो रही थी, देश आज़ाद हुआ ही था, सरकार ने इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया ही था। फिर सेकंड सेक्टर आता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरा फॉल हो गया था। इस दौरान क्या हुआ कि सरकार ने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। फिर 1980 से 91 के बीच में इंडस्ट्रियल रिकवरी वापस हुई, इंडस्ट्रियल सेक्टर वापस ग्रोथ करने लगा। फिर आते हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, 1991-92 में LPG लग गया था, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरा जो फेज था वो पूरा चेंज हो गया था। अच्छा, एक चीज़ है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कितना चेंजेस आया है वो ये स्टडी करता है। ये इंडेक्स जो है, ये जो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो भी है इसके अंदर जो ग्रोथ है उसको बताता है। और ये कौन पता करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो ये पता करता है। एक और है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ये भी निकालती है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ही निकालता है। अच्छा, इंडस्ट्री जो है हमारे देश में 8 तरह की है। पहली है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और अलग, और ये सारी की सारी कोर इंडस्ट्रीज हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, याद कर लेना आप, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये इनटेंजिबल और इनविजिबल गुड्स बताता है। इनटेंजिबल मतलब ऐसी सर्विसेज जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप टेलीफोन पे बात करते हो तो आप वो जो बात कर रहे हो उसका आप टच नहीं कर सकते ना, ये वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, जिसको आप देख नहीं सकते हो। ट्रेड है, रिपेयर्स है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी सर्विस सेक्टर में आता है, ठीक है। अच्छा, इस सेक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो गया। 1950 में 33% था और 21-22 की बात करें तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 53% हो गया है, ठीक है। सर्विसेज अकाउंट फॉर 54% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। जो GVA है उसमें 54% इसका है। इसकी ग्रोथ जो है 7.5% है और अभी 8.1% थी, अभी 7.5% हो गई है। ठीक है। अब बात करें फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फ्रॉम टूरिज्म इन इंडिया स्टूड। अच्छा, टूरिज्म जो है वो भी सर्विस सेक्टर में आता है और टूरिज्म की वजह से हमारे देश में इतनी इनकम हुई है। मैनी ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जैसे रिलेटेड IT BPM जो सेक्टर है, इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ हुई है। IT तो आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ये है बिजनेस प्रोसेसिंग जो
मैनेजमेंट जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारी बिजनेसेस होती है ना, क्या करती हैं, कुछ चीज़ें जो है सर्विसेज जो होती है किसी और से ले लेती है, ठीक है, इस तरह आउटसोर्सिंग टाइप का कुछ है। हाउ 8.4% इस मतलब सब में इंक्रीज हुआ है, क्या क्या ग्रोथ हुई है वो इसमें दे रखा है, डेटा है बेसिकली। और आई डोंट थिंक कि डेटा इतना एग्जाम में पूछा जाएगा, बस ये दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर ग्रोथ कितनी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टडीज़ एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसके हिसाब से देखा जाए तो शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर जो है 50.3% हो गया है, और 18 इसका भी ब्रेकअप दे रखा है। ट्रेड से कितना हुआ 18.3%, होटल ट्रांसपोर्ट वगैरह से 21.4% हुआ है, रियल एस्टेट वगैरह से, और 15.6% जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस, ये डेटा डिवाइड कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। एज पर वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंडिया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट, इंडिया 2020 में जो है ना 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। 2020 की बात करें तो हमारे इंडिया में जो 5वें नंबर पे था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। हाँ, सर्विस सेक्टर में हमारा जो देश है वो टॉप 10 जो देशेस हैं उसमें आता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में, ठीक, सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में इंडिया। अच्छा, सॉफ्टवेयर में हमारे देश की बहुत ही अच्छी डोमिनेंस हो चुकी है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर सेक्टर में हमारा देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ठीक है। अगर नेट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें 40% जो है इंडिया से होता है। सुंदर पिचाई का नाम तो सुना ही होगा आपने। अगर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में तो ये दे रखा है आपके। प्राइमरी सेक्टर में गाँव की बात करें तो गाँव में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में 16%, सर्विस और टर्शियरी सेक्टर में 17% है। अर्बन की बात करें तो 9% ही है, ऑब्वियसली शहरी एरियाज़ में खेत नहीं होता है तो 9% है, सेकेंडरी में 31 है और सर्विस सेक्टर में 60% है। और इसमें मेल और फीमेल का जो ब्रेकअप दे रखा है इसमें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में 12% ही लेबर है, मैंने पहले ही बता दिया है। भले ही प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन लेबर सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा आपको, काम जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि वो मास एम्प्लॉयमेंट करता है लेकिन लो स्किल्ड वर्कर्स का, ठीक है, लो स्किल। अगर मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो अलग हो चुकी है, तो जो पुराने अनस्किल्ड लेबर है उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मतलब कि देखो अभी जैसे अगर अभी आज की बात करें डेटा प्रोसेसिंग हो गया है, ठीक है, मतलब डेटा प्रोसेसिंग हो गया, आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, ठीक है। तो हमारी जो पुरानी जनरेशन है उसको इसमें काम नहीं मिल सकता, बहुत सिंपल सी बात है। इसके लिए आपको नई स्किल्स वगैरह सीखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है इसमें बात करें कंट्री में, ठीक है। एग्रीकल्चर सबसे फास्ट है, सेकंड सेक्टर पे आता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन जो चीज़ है वो हमेशा चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, ठीक है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट देने में। अच्छा, ये सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, क्योंकि ये बाकी सेक्टर से जो है ना आगे या पीछे से किसी भी तरीके से ये रिलेटेड है। देखो ये जो सेक्टर है इसके अंदर सीमेंट, स्टील वगैरह ये सारी चीज़ें लगती है और ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंडिया की बात करें तो डेवलप नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी रोड्स हैं डेवलप नहीं है, ब्रिजेस डेवलप नहीं है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप नहीं है, तो उसके लिए क्या लगेगा, कंस्ट्रक्शन लगेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन है कि एक ऐसा रोल है, एक ऐसी सेक्टर है जो अभी भी चलेगा और इसके अंदर ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है अभी भी देखा जा सकता है, क्योंकि अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी होना है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 31 मिलियन पीपल जो हैं वो आज भी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और ये टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8% है, तो काफ़ी अच्छा जो एम्प्लॉयमेंट है इस सेक्टर में मिल रहा है। अब बात करते हैं सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सनराइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो अभी भी उभर रहा है ना, जो अभी भी शिशु फॉर्म में है, जो अभी बच्चा है और अभी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अभी बच्चा है लेकिन इसके अंदर बहुत ही अच्छी पोटेंशियल है कि बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट है इसमें और इनोवेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और पब्लिक अवेयरनेस और जो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा
इसमें अट्रैक्ट होते हैं। एग्जिस्टिंग इंडियन, ठीक है, जॉब क्रिएशन है, ठीक है। तो वो सेक्टर्स हैं, वो एरियाज़ हैं जो अभी ग्रोथ हुए नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुए, लेकिन होने के चांसेस हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी है, फिनटेक है, IT है, इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे देखो अपना देश अभी भी डेवलपिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो सारी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट की उम्मीद है। तो ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो सनराइज सेक्टर में काउंट होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन इतना ही आएगा कि सनराइज सेक्टर क्या होता है। तो वो सेक्टर हैं जो जिसमें अभी ग्रोथ करने का बहुत पोटेंशियल है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसके अंदर जो फिक्स मतलब रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अंदर लोगों को बिना बात के एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लोगों की जॉब फिक्स होती है, रेगुलर होती है, सैलरी उनको टाइम पे मिलती है, उनको गारंटी ऑफ वर्क मिलता है। वो सारा का सारा जो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्राइज, बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, ठीक है। और ये लाइसेंस और जो लीगली लाइसेंस स्टोर्स वगैरह हैं जहाँ पे लाइसेंस वगैरह होता है, क्लिनिक्स, ऑफिस वगैरह, ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पे लोगों को काम फिक्स मिलता है, उनको मर्जी आए तब निकाला नहीं जाता है, उनको सैलरी टाइम टू टाइम मिलती है, उनको जो दिन है वो दिन डिसाइडेड है कि इतने दिन का काम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, स्टेबल होता है। बेसिकली जो जॉब टर्म है यहाँ पे स्टेबल होती है। और वहीं पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे ना ही एम्प्लॉयमेंट की टर्म डिफाइन है, ना ही रेगुलर है, और ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है ना, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता है। जैसे कोई किराना की स्टोर है, ठीक है, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। वहाँ पे किसी आदमी को कभी भी लगाया जा सकता है और वहाँ से उसको कभी भी निकाला जा सकता है। उसको बहुत अच्छे तरीके से सैलरी नहीं मिलती है, उसको छुट्टियाँ नहीं मिलती है, तो वो सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा कि होम बेस्ड वर्कर है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, वेज वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एंड ऑल ये सारे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, लो वेजेस होती है, सैलरी कम मिलती है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं है, और यहाँ पे वर्क भी इरेगुलर होता है, और जो कानून है उससे उनको प्रोटेक्शन बहुत कम मिलती है। ट्रेड यूनियंस वगैरह इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं जो कि इंडिविजुअल ओन करते हैं। और यहाँ पे ठीक है, ये मतलब वो सेक्टर हो गया जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत लोग हैं वो चलाते हैं, और इसके अंदर आपको 10 से भी कम लोग काम करते हुए मिलेंगे, 10 से भी कम लोग काम करते हुए मिलेंगे, उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहेंगे। जैसे किराना की दुकान हो गई या कोई भी, जहाँ पे वर्कर्स जो हैं आपको 10 से कम मिलेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं वो होते हैं जो अनऑर्गेनाइज फर्म्स और फैमिलीज जो होती है जिसमें रेगुलर वर्कर्स नहीं होते, वो इनफॉर्मल हो गया, वही होगी। सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह इनको नहीं मिलते हैं, terms of who do not get any employment benefit, social security, ठीक है, ये है। अब